नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास, जिसमें आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। दोस्तों, इसका चैप्टर नंबर 10 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का आज भाग 2 जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कृपया आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और प्लीज़ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको सही टाइम पे मिल सके। और प्लीज़ दोस्तों शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। और जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो कृपया आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि मेरी वॉइस आपको आपके माध्यम के अनुसार मिल सके। ओके, तो चलिए आज का जो है आधुनिक भारत में हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में आज हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। हम लोगों को दोस्तों आज राजस्थान और 1857 का क्रांति पढ़ना था, ठीक है। ये इसका भाग 2 है 1857 की क्रांति का। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। राजस्थान और 1857 की क्रांति। राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय 1832 ईस्वी में अजमेर में स्थापित हुआ एवं प्रथम एजीजी लॉकेट थे। एजीजी का कार्यालय 1845 ईस्वी में अजमेर से माउंट आबू में हस्तांतरित हुआ, ठीक है। आगे है दोस्तों, 1857 ईस्वी के समय राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट एजीजी जनरल पैट्रिक लॉरेंस थे। वे विद्रोह के समय माउंट आबू में थे। आगे, इस समय राजपूताने में प्रमुख रियासतों के 4 पॉलिटिकल एजेंट निम्न थे। जयपुर में कर्नल ईडन, जोधपुर मारवाड़ में मैकमेसन, उदयपुर मेवाड़ में मेजर C.L. सावर्स एवं कोटा में मेजर बर्टन तथा भरतपुर में मोरिसन तथा सिरोही में कैप्टन J.D. हॉल प्रशासक के रूप में नियुक्त थे। उत्तर पश्चिम प्रांत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर काल्विन का नियंत्रण था, जिसका मुख्यालय दोस्तों आगरा था। अजमेर मेवाड़ा का प्रशासक कमिश्नर कर्नल डिक्सन थे, ठीक है। आगे देखते हैं, क्रांति के समय राजपूताने की विभिन्न रियासतों के शासक। मेवाड़ या उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह, मारवाड़ या जोधपुर के शासक तख्त सिंह, जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय, कोटा के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय, भरतपुर के शासक जसवंत सिंह, बीकानेर के शासक सरदार सिंह, करौली के शासक दोस्तों मदन पाल सिंह और धौलपुर के शासक भगवंत सिंह थे। आगे है दोस्तों, अजमेर की सुरक्षा के लिए लेफ्टिनेंट कर्नेल के नेतृत्व में मेर रेजिमेंट को तैनात किया गया और डीसा यानी गुजरात से एक यूरोपीय सैनिकों की कंपनी बुलाई गई तथा जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इस समय राजस्थान में 6 मुख्य सैनिक छावनियाँ थीं: नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, बयावर और खैरवाड़ा। राजस्थान में अंग्रेज़ों का शस्त्रागार अजमेर में था। ब्यावर एवं खैरवाड़ा सैनिक छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आगे देखते हैं, एरनपुरा में जोधपुर लीजन, खेरवाड़ा में मेवाड़ भीलकोर एवं बयावर में मेरवाड़ा रेजिमेंट तैनात थी। नसीराबाद,
ठीक है, नसीराबाद देखते हैं। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद अजमेर छावनी से हुई। सर्वप्रथम 15वीं NI सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह की शुरुआत की जो अजमेर से आई थी। उसके बाद 30वीं NI सैनिक टुकड़ी भी विद्रोह में शामिल हो गई। विद्रोहियों ने आगे दोस्तों विद्रोहियों ने सैनिक अधिकारी न्यूबेरी तथा वुड को मार डाला। नसीराबाद से विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ कूच किया जिनका वाल्टर एवं हिथकोट ने पीछा किया। नसीराबाद में तैनात मेजर प्रीचार्ड ने सिपाहियों को बागियों के विरुद्ध कार्यवाही का आदेश दिया। द म्यूटिनी इन राजस्थान मेजर प्रीचार्ड ने लिखी है। ठीक है, आगे है नीमच। राजस्थान में नीमच दूसरा स्थान था जहां से 3 जून 1857 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत हुई। नीमच के विद्रोही सैनिकों ने देवली की छावनी में भी आग लगा दी। नीमच में क्रांति का नेतृत्व हीरा सिंह एवं मोहम्मद अली बेग ने किया था। नीमच में कर्नल एबार्ट ने हिंदू एवं मुस्लिम सिपाहियों को वफादारी के लिए गंगा एवं कुरान की शपथ दिलाई। नीमच में क्रांति के दौरान फिरोज नामक हाजी ने अपने आप को मुगल बादशाह का वंशज एवं शहजादा घोषित किया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा देते हुए मंदसौर पर अधिकार कर लिया। नीमच में बर्टन के नेतृत्व में विद्रोह दबाने सेना आई थी। नीमच से 40 अंग्रेज भागकर डुंगला गांव पहुँचे जहां रुगा राम नामक व्यक्ति ने उन्हें शरण दी। लेकिन जब क्रांतिकारी इनका पीछा करते हुए डुंगला गांव पहुँचे तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने इनको यहाँ से सुरक्षित निकालकर उदयपुर पहुँचाया जहाँ महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको जग मंदिर में ठहराया। शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने नीमच के विद्रोही सैनिकों की सहायता की थी। टोंक देख लेते हैं दोस्तों। टोंक के नवाब वज़ीर खान ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में जब अंग्रेज़ों का साथ दिया तो उसकी सेना के बड़े भाग ने नवाब के मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक से 600 सैनिक यानी मुजाहिद दिल्ली पहुँचे। 1858 ईस्वी में जब तात्या टोपे टोंक पहुँचे तो टोंक के सामंत नासिर मोहम्मद खां ने तात्या टोपे की मदद की। टोंक के नवाब की तोपों की सलामी 15 से बढ़कर 17 कर दी गई। टोंक में विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था दोस्तों। आगे है टोंक के नवाब को क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया। आइए एरनपुरा देख लेते हैं। आउवा यानी पाली में कामेश्वर महादेव और सुगाली देवी का मंदिर विद्रोहियों का केंद्र था। एरनपुरा जोधपुर रियासत के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 ईस्वी को विद्रोह किया। एरनपुरा के सैनिकों ने लेफ्टिनेंट कारमोली को अपने साथ चलने के लिए बाध्य किया। चलो दिल्ली, मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। जब वे आउवा पहुँचे तो सुगाली देवी के भक्त आउवा
चंपावत ने विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार किया। 7 सितंबर 1857 ईस्वी को बिथोड़ा के युद्ध यानी पाली में कुशल सिंह के नेतृत्व में आउवा के क्रांतिकारियों ने तख्त सिंह की जोधपुर की सेना को पराजित किया। इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार उनाण सिंह, ठीक है, किलेदार जो था दोस्तों वह उनाण सिंह एवं अंग्रेज लेफ्टिनेंट हिथकोट मारे गए थे। ठीक है, आगे है 18 सितंबर 1857 ईस्वी को चैलावास के युद्ध में, जो कि गौरो एवं कालो का युद्ध था, चैलावास के युद्ध में क्रांतिकारियों ने जोधपुर एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना एजीजी यानी पैट्रिक लॉरेंस एवं पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन को पराजित किया। इसे आउवा का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, विद्रोहियों ने जोधपुर के रेजिडेंट मैकमेसन की हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर आउवा के किले की दीवार पर टांग दिया। कितना खौफनाक दृश्य होगा दोस्तों वो। जनवरी 1858 ईस्वी में ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में यहाँ सेना आई जिसने क्रांतिकारियों का दमन किया। आउवा दुर्ग को ध्वस्त कर अंग्रेज सुगाली माता की मूर्ति ले गए। कोठरिया के जागीरदार जोध सिंह एवं सलूम्बर के केसरी सिंह ने कुशल सिंह को शरण दी थी। आगे ठाकुर कुशाल सिंह, क्षमा करिएगा दोस्तों अगर थोड़ा बहुत गलती होगा तो उसके लिए मुझे समझ के कहीं कहीं कुशल सिंह कहीं कहीं कुशाल सिंह दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर कुशल सिंह ने 1860 ईस्वी में नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में टेलर आयोग की सिफारिश पर इन्हें रिहा कर दिया गया। कुशाल सिंह की मृत्यु 1864 ईस्वी में उदयपुर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, कुशाल सिंह था नाम। आगे कोटा 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा महाराज राम सिंह की 2 पलटनों ने विद्रोह कर दिया। वह कोटा रेजिडेंट मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्रों तथा अंग्रेजी डॉक्टर सैडलर काटम की हत्या कर दी। विद्रोहियों ने मेजर बर्टन का सिर धड़ से अलग कर पूरे शहर में घुमाया। कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व जयदयाल एवं मेहराब खां ने किया था। ठीक है, क्या बात है, ये राजस्थान वाले सब गर्दनी काट देते हैं, क्या बात है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्रांतिकारियों ने कोटा शासक को बंदी बना लिया। मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में आई सेना एवं करौली की सेना ने कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। कोटा के शासक की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई। कोटा में ब्रिटिश सेना के लूटपाट एवं अत्याचार का वर्णन कवि सूर्यमल मिश्रण ने किया था। आगे राजस्थान में क्रांति में कोटा जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। अन्य में देख लेते हैं दोस्तों। धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व हीरालाल रामचंद्र एवं गुर्जर नेता देवा ने किया। डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह द्वितीय को बर्खास्त कर वृंदावन भेजा गया। दोस्तों आगे देख लेते हैं, वृंदावन भेजा गया। आगे है हमारा मूलतः बीकानेर निवासी एवं ग्वालियर राजघराने में दीवान अमरचंद्र बाठिया ने अपनी संपत्ति लक्ष्मीबाई तथा एवं तात्या टोपे को प्रदान की थी। बाठिया क्रांति के दौरान क्षमा करिएगा दोस्तों, दिल से क्षमा मांगते हैं। बाठिया क्रांति के दौरान फांसी दिए जाने वाला प्रथम राजस्थानी थे। ठीक है, हम फांसी पढ़ रहे थे, क्या मेरा दिमाग, चलिए क्षमा करिएगा उसके लिए।
फांसी दिए जाने वाला प्रथम राजस्थानी थे। इसी कारण इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे एवं दूसरा भामाशाह कहा जाता है। आगे, शाहपुरा नरेश लक्ष्मण सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जिन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। आगे है दोस्तों, बीकानेर के शासक सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना लेकर राजस्थान के बाहर भी अंग्रेज़ों की मदद की और बड़लू और बड़लू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया। राजस्थान के सामंत बिशन सिंह एवं शिवभान सिंह अंग्रेज़ों के साथ थे। आगे दोस्तों हमारा तात्या टोपे और राजस्थान। तात्या टोपे ग्वालियर से रवाना होकर मांडलगढ़ होते हुए 8 अगस्त 1857 ईस्वी को सर्वप्रथम भीलवाड़ा पहुँचे। तात्या टोपे 9 अगस्त 1857 ईस्वी को कुआड़ा यानी भीलवाड़ा नामक स्थान पर रॉबर्ट्स की सेना से पराजित हुए। तात्या राजस्थान में दूसरी बार बांसवाड़ा पहुँचे। तात्या टोपे ने 11 दिसंबर 1857 ईस्वी को बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। जयपुर, टोंक, बूंदी, झालावाड़ में तात्या टोपे को सहयोग मिला। सीकर में 31 जनवरी 1859 ईस्वी को तात्या टोपे ने कर्नल होम्स के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना से मुकाबला किया। यह तात्या टोपे का अंतिम युद्ध था। इसके बाद तात्या टोपे नरवर के सामंत व मित्र मान सिंह के पास चले गए। 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को मान सिंह के विश्वासघात के कारण वे पकड़े गए। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को फांसी दी गई। कैप्टन सावर्स ने इसकी आलोचना की थी। विद्रोह की असफलता के कारण देख लेते हैं। नंबर 1 है एकता, संगठन व साधनों की कमी। जीनत महल ने अंग्रेज़ों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर विद्रोहियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। आगे है विद्रोह सीमित क्षेत्र उत्तर भारत में ही हुआ तथा पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद आदि स्थानों के शासकों व बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों की मदद की। सिंधिया अंग्रेज़ों के सर्वाधिक वफादार थे। सिंधिया ने कहा कि अंग्रेज़ों के लिए भारत सुरक्षित रखे नंबर 2, विद्रोहियों के पास योग्य व कुशल नेतृत्व की कमी थी, जबकि अंग्रेज सेनापति अधिक कुशल थे। जॉन लॉरेंस ने कहा कि यदि विद्रोहियों के पास एक भी योग्य नेता रहा तो हम सदा के लिए हार जाते। आगे है विद्रोहियों के पास सुनियोजित योजना व भविष्य का कोई दृष्टिकोण नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता तो जो उनको हृदय से आकृष्ट कर सकता तो क्रांति का अंत भी इतना अच्छा होता जितना कि प्रारंभ। ये वीडी सावरकर का दोस्तों, ठीक है, कथन था। वीडी सावरकर का लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता जो उनको हृदय से आकृष्ट कर सकता तो क्रांति का अंत भी इतना अच्छा होता जितना कि आरंभ। ये वीडी सावरकर का कथन था। आप लोगों को बता दें दोस्तों, वीडी सावरकर एक ऐसे हमारे क्रांतिकारी थे जो कि बहुत समय तक अपना अंडमान निकोबार पे जो काल कोठरी है ना, उसको काला पानी की सज़ा जिनको होता था, उसमें भी उन्होंने व्यतीत किया था। और आज़ादी के बाद, स्वतंत्र भारत के बाद भी ये ऐसे क्रांतिकारी थे दोस्तों जिनको जेल की हवा खानी पड़ी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य था। आगे है नंबर 4, व्यापारियों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। नंबर 5, शिक्षित मध्यम वर्ग एवं बुद्धिजीवी तटस्थ रहे।
यदि आगे है दोस्तों, W.H. रसेल का कथन है, यदि भारतीय उत्साह एवं साहस के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो अंग्रेज शीघ्र समाप्त हो जाते। ठीक है, ये W.H. रसेल का कथन था। भाई एकता ही नहीं था तो कहाँ से उत्साह से करेंगे। एकता रहेगा तो उत्साह अपने आप आ जाता है। आगे नंबर 6 दोस्तों, निश्चित समय से पहले विद्रोह की शुरुआत। आगे है दोस्तों, मालेसन का कथन है, यदि तय समय 31 मई 1857 ईस्वी को सभी स्थानों पर संग्राम आरंभ होता तो अंग्रेजों के लिए भारत पुनः विजय करना असंभव होता। यह मालेसन का कथन था और सही भी था दोस्तों। लेकिन 1857 ईस्वी के विद्रोह भावी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना व असफल होकर भी अपने उद्देश्यों में सफल रहा। ठीक है, एक सर जैसे होता है ना दोस्तों कि विद्रोह का कारण जो है कम्युनिकेशन में भी था, क्योंकि एक समाचार को दूसरे तक पहुंचाने में थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि उस समय तो दोस्तों तार वार तो फ़ोन वोन तो था नहीं कि फ़ोन कर देंगे, जब भी था तो लेटर के माध्यम से ही इंसान पहुंचाता था। अब ऐसा तो आप आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अगर अमेरिका में कुछ होता है भाई, इधर दूसरे देश में अगर विद्रोह करना है तो बस टेलीफ़ोन कर दो भाई, एक दूसरे से संपर्क हो जाएगा, या इंटरनेट से कोई मेल कर दो सरकारी ऑफिशियल, तो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन उस समय दोस्तों इस चीज़ का अभाव था, जिससे टाइम भी लगता था और लोग पहले आप में विद्रोह का टाइम जो है आगे पीछे हो गया। यही सबसे बड़ा रीज़न भी था। आगे देख लेते हैं, चलिए हम लोग टॉपिक से भटकते नहीं हैं, जो हुआ हुआ। आगे है विद्रोह का स्वरूप। 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप के बारे में अंग्रेज व राष्ट्रीय इतिहासकारों में मतभेद है। अंग्रेज इतिहासकारों जे डब्ल्यू के मालेसन, ट्रेवेलियन, लॉरेंस, सीले, P.E. रॉबर्ट्स तथा होम्स ने 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। ठीक है, इतने लोग दोस्तों सैनिक विद्रोह कहा था। JWK, मालेसन, ट्रेविलियन, लॉरेंस, सीले, P.E. रॉबर्ट्स एवं होम्स ने दोस्तों इसको सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। आगे देख लेते हैं, कुछ समकालीन भारतीयों ने भी इसे एक सैनिक विद्रोह ही माना है। इनमें मुंशी जीवनलाल और मुइनुद्दीन जो उस समय दिल्ली में थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय बरेली में थे और सर सैयद अहमद खान वे 1857 में बिजनौर में सदर आमीन थे, प्रमुख हैं। ठीक है, इन्होंने लोग भी सैनिक विद्रोह कहा था। मुइनुद्दीन ने 1857 की क्रांति पर खदंगे गदर पुस्तक लिखी थी। मुइनुद्दीन ने कौन सा पुस्तक लिखा था? खदंगे गदर पुस्तक लिखी थी। आगे सर सैयद अहमद खान ने विद्रोह के कारणों पर पुस्तक लिखी, जिसका नाम है दोस्तों असबाब बगावते हिंद, जो 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसमें विद्रोह के कारणों पर चर्चा की गई है दोस्तों। आगे देखते हैं, भारतीय भाषा में 1857 ईस्वी के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खान थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप पर विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति दोस्तों सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक द केस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 ईस्वी में इसे सैनिक विद्रोह माना। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 ईस्वी का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसानों व सामान्य लोगों ने भी भाग लिया था, अतः इसे केवल सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता था। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। डिज़रायली बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे। आगे है दोस्तों, मालेसन का क्या कथन है? अंग्रेज मेमने के रूप में भेड़िया की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है,
इनका कथन था मालेसन का दोस्तों, अंग्रेज मेमने के रूप में भेड़िया की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों और भी कथन है, बहुत अच्छा रोचक कथन है। देखिए, भारत पर हमारे अधिकार का उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है, यह मेजर एडवर्थ ने कहा था। मिर्ज़ा गालिब क्या कहते देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब 1857 के कत्ले आम के गवाह थे। ठीक है, ये मतलब एकदम विटनेस थे। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब क्रांति के समय दिल्ली में उपस्थित थे। मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान दोस्तों आगरा था। विभिन्न विचारकों का विचार देख लेते हैं। पहला है कट्टरपंथियों या धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम, ये रीज ने कहा था। दूसरा, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, ये होम्स ने कहा था। किसने दोस्तों? होम्स ने। नंबर 3 दोस्तों, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र दोस्तों जेम्स आउटरम टेलर ने कहा था। नंबर 4, राष्ट्रीय विद्रोह दोस्तों बेंजामिन डिज़रायली ने, जिसे हम कंजर्वेटिव पार्टी का नेता था बेंजामिन डिज़रायली, उसने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, नंबर 5, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे BD सावरकर साहब ने कहा था। आगे दोस्तों, पट्टाभी सीतारमैया एवं डॉक्टर SN सेन ने सावरकर के मत का समर्थन किया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है लाइन, पट्टाभी सीतारमैया व डॉक्टर SN सेन ने इनका समर्थन किया था। किनका? सावरकर का, BD सावरकर का, कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। आगे नंबर 6, राष्ट्रीय विप्लव दोस्तों डॉक्टर ताराचंद्र ने कहा था। नंबर 7, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम एवं राष्ट्रीय विद्रोह था, अशोक मेहता ने कहा था। नंबर 8 दोस्तों, श्वेत जाति एवं काली जाति के मध्य संघर्ष, जॉन विलियम के ने कहा था। नंबर 9 दोस्तों, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का एक षड्यंत्र PE रॉबर्ट्स ने कहा था। आगे है दोस्तों नंबर 10, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया अखबार में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक एवं राष्ट्रीय दोनों थी। आगे है दोस्तों नंबर 11, यह विद्रोह वास्तव में एक सैनिक विद्रोह ही था, चार्ल्स राइक्स का यह कथन था। नंबर 12, जन विद्रोह था, जॉन ब्रूस नार्टन जन विद्रोह था, इन्होंने कहा था जॉन ब्रूस नार्टन ने। नंबर 13 दोस्तों, मालेसन का क्या कथन था? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास था। नंबर 14 दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज में लिखा है कि यह एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ और जन विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया। नंबर 15 है, ईसाई मिशनरी तथा इनबेजेलिकल विचारधारा वाले इस विद्रोह को ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति मानते थे। नंबर 16 दोस्तों, यह केवल सैनिक विद्रोह से अधिक था, परंतु यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। ये स्टैनले वुलपर्ट ने कहा था। नंबर 17 दोस्तों, डॉक्टर SN सेन के अनुसार जो युद्ध धर्म रक्षा के लिए एक युद्ध के रूप में आरंभ हुआ, उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। यद्यपि डॉक्टर सेन के अनुसार यह विद्रोह राष्ट्रीय नहीं था, क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता की भावना लोगों में नहीं थी। नंबर 18 दोस्तों, डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार के अनुसार तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला ही, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह रमेश चंद्र मजुमदार का कथन था। नंबर 19वां दोस्तों, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी। यह कार्ल मार्क्स का कथन था। ठीक है, आगे है ताराचंद
एस.बी. चौधरी एवं विश्वेश्वर प्रसाद ने इसे स्वतंत्रता संग्राम ही माना है। साम्यवादी नेता पूरन चंद्र जोशी ने विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में माना है। यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की जाती है कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय नहीं था, क्योंकि उस समय भारत राजनीतिक दृष्टि से एक नहीं था। निष्कर्षतः 1857 का विद्रोह साम्राज्यवाद विरोधी व राष्ट्रवादी था, किंतु विद्रोहियों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। 1857 के विद्रोह के बारे में सभी विद्वान एकमत हैं कि यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। आगे 1857 के विद्रोह पर महत्वपूर्ण पुस्तकें, आइए देखते हैं पुस्तकों के नाम। पहला है दोस्तों 1857 एस.एन. सेन का यह पुस्तक था। नंबर 2 दोस्तों द सेपोई म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। द सेपोई म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 यह R.C. मजुमदार का पुस्तक है दोस्तों। नंबर 3 ब्रिटिश पैरामाउंटेसी एंड द इंडियन रेनेसांस, ठीक है, यह R.C. मजुमदार का पुस्तक है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण। आगे नंबर 4 दोस्तों थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857 to 1859 यह S.B. चौधरी का कथन था। S.B. चौधरी का कथन दोस्तों। आगे सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1765 to 1857 ये शशि भूषण चौधरी का पुस्तक है, ठीक है, इन्हीं का पूरा नाम है S.B. चौधरी का दोस्तों, शशि भूषण चौधरी। आगे नंबर 6 है दोस्तों सिविल रिबिलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 1859 ये भी S.B. चौधरी का ही पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। आगे है नंबर 7 दोस्तों द ग्रेट रिबिलियन, आगे ये अशोक मेहता का पुस्तक है द ग्रेट रिबिलियन। नंबर 8 है दोस्तों द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये वी.डी. सावरकर का पुस्तक है दोस्तों, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। आगे है दोस्तों नंबर 9 द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ये चार्ल्स बॉल का पुस्तक है दोस्तों, चार्ल्स बॉल का द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। आगे दोस्तों नंबर 10 द लास्ट मुगल ये विलियम डेलरिम्पल का पुस्तक है द लास्ट मुगल। नंबर 11 दोस्तों अवध इन रिवोल्ट 1857 से 58 ईस्वी यह रुद्राक्षु मुखर्जी का पुस्तक है। नंबर 12 दोस्तों देखते हैं पीजेंट एंड द रॉक्स ये एरिक स्टोक्स का पुस्तक है दोस्तों। आगे है नंबर 13 द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये 1857 to 1859 मार्क्स एवं एंजल्स का पुस्तक है, ठीक है। आगे दोस्तों नंबर 14 हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 G.B. मालेसन की पुस्तक है। 15 नंबर दोस्तों द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव ये L.T. लेट जेन सर जॉर्ज मैकमन की पुस्तक है, ठीक है, मैकमन की पुस्तक है। आगे देखते हैं दोस्तों जॉन विलियम के ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ द सेपोई वॉर इन इंडिया लिखी।
जिसमें संशोधन कर जी.बी. मालेसन ने 1888 ईस्वी से 89 ईस्वी में हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857 टू 1858 लिखी, जिसके 6 खंड थे। आगे डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार व डॉक्टर ताराचंद्र ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र इतिहास लिखा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में भारत सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने का कार्य किया। डॉक्टर मजुमदार को लिखने का कार्य जो है डॉक्टर मजुमदार को सौंपा, लेकिन उनके द्वारा लिखित प्रथम भाग के प्रारूप आगे देखते हैं, थोड़ा सा कष्ट है, प्रारूप को सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। डॉक्टर मजुमदार 1955 ईस्वी में सरकारी इतिहास लेखन के कार्य से अलग हो गए व उन्होंने अपने ग्रंथ को पूरा कर स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कराया। इसके बाद सरकार ने यह कार्य डॉक्टर ताराचंद्र को सौंपा। ताराचंद्र की पुस्तक सरकार ने प्रकाशित कराई। अतः डॉक्टर ताराचंद्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार हैं। आगे दोस्तों, ताराचंद्र ने भारत में राष्ट्रवाद नामक पुस्तक भी लिखी थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहास एस.एन. सेन थे, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहास एस.एन. सेन ने लिखा। इनकी पुस्तक 1857 सरकारी पुस्तक है। इस सरकारी इतिहास की प्रस्तावना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी, ठीक है। इंट्रोडक्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी। आगे दोस्तों, एडवर्ड जॉन थॉमसन ने 1925 ईस्वी में 1857 ईस्वी की क्रांति पर द अदर साइड ऑफ द मिडल लिखी, जिसमें भारतीय दृष्टिकोण से क्रांति का मूल्यांकन किया गया है। विद्रोह का परिणाम। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया व भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। 1858 ईस्वी के अधिनियम से कंपनी के शासन को समाप्त करने का विरोध करने वाले ब्रिटिश संसद के प्रस्ताव का लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल था। कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया तथा भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के अधीन 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। आगे दोस्तों, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में दरबार आयोजित कर लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया है। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। वह देशी रियासतों के लिए क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय था तथा ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, ठीक है। आगे, विक्टोरिया घोषणा में 2 जनवरी 1859 ईस्वी तक आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को माफ़ करने की घोषणा की गई, बशर्ते वे किसी अंग्रेज की हत्या में सीधे शामिल होने के आरोपी न हों। आगे, भारतीय राज्यों के विलय की नीति को त्याग दिया गया व राजाओं को गोद लेने की अनुमति फिर से प्रदान की गई। आगे है, ब्रिटिश सरकार ने लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने व प्राचीन
परंपराओं का सम्मान करने की नीति को अपनाया। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की सरकार ने समाज सुधार से अलग रहने की नीति अपनाई, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन के लिए 1861 ईस्वी में पील कमीशन की, ठीक है, पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या व अनुपात बढ़ा दिया गया एवं तोपखाना अपने पास रखा गया। 1861 ईस्वी की सेना सम्मिश्रण योजना के तहत कंपनी सेना सरकार को हस्तांतरित की गई। क्रांति से पूर्व ब्रिटिश एवं भारतीय सेना का देश में अनुपात 1:5 था। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,33,000 एवं ब्रिटिश सैनिकों की संख्या 45,322 थी। ठीक है, आगे क्रांति के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या 1,40,000 कर दी गई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 तथा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में 1:3 का अनुपात रखा गया। आगे है, विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन मुख्य रूप से गोरखा, सिख एवं पंजाब प्रांत से किया। 1914 ईस्वी में भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही पंजाब, नेपाल एवं उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत से आते थे। चार्ल्स नेपियर ने बंगाल की सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा। ठीक है, ये चार्ल्स नेपियर का कथन था। आगे विद्रोहियों के दौरान, क्षमा करिएगा दोस्तों, विद्रोह के दौरान, क्षमा करिएगा, गलती हुआ। विद्रोह के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक ब्रिटिश अधिकारी एचिंसन ने लिखा है कि इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा सकते। अतः अंग्रेज़ों ने विद्रोह के बाद फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया। आगे दोस्तों, राजस्थान विविध तथ्य देख लेते हैं। राजस्थान में अंग्रेज़ों ने 1835 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की। 1835 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई, जिसका खर्च जोधपुर व उदयपुर वहन करते थे। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई तथा इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक एजीजी एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, याद रखिएगा एजीजी का फुल फॉर्म क्या है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, याद रखिएगा, की नियुक्ति की गई। 1845 ईस्वी में एजीजी का कार्यालय अजमेर में माउंट आबू ले जाया गया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो में कोई लाइन को हम अगर 2 बार पढ़ते हैं तो समझ जाइएगा, उसको याद दिलाने के लिए पढ़ते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में घुस जाए वो। ठीक है, आगे देखते हैं। माउंट आबू ले जाया गया। आगे, राजस्थान में सबसे पहले रेल लाइन 1877 ईस्वी में आगरा एवं बांदीकुई फोर्ट के बीच बिछाई गई। राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1822 ईस्वी में बूंदी राज्य ने लगाया। ठीक है, आगे है, सर्वप्रथम 1834 ईस्वी में कोटा राज्य ने कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया तथा 1841 ईस्वी में जोधपुर राज्य ने त्याग प्रथा को नियंत्रित करने के कुछ नियम बनाए। राजपूत समाज में प्रचलित कुरीतियों को मिटाने के लिए, प्रचलित लिखा है, ठीक है, कोई नहीं, प्रचलित कुरीतियों को मिटाने के लिए 1889 ईस्वी में कार्यवाहक एजीजी कर्नल वाल्टर ने अजमेर में राजपूत
हितकारिणी सभा का गठन किया। राजकुमारों की शिक्षा के लिए 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, आगे है हाफ पेज, इसका हम लोग और पढ़ लेते हैं। आगे दोस्तों 1935 ईस्वी में पंडित हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली में जीवन शिक्षा कुटीर नामक महिला शिक्षण संस्था की स्थापना की। यह आजकल वनस्थली विद्यापीठ नामक डिम्बर्ड विश्वविद्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो आज डिम्बर्ड विश्वविद्यालय है, डिम्बर्ड विश्वविद्यालय वह हमारा अंग्रेजों के समय से चली आ रही वनस्थली विद्यापीठ थी। डिमंड विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे देखते हैं 1919 ईस्वी में राम नारायण चौधरी 1919 ईस्वी में राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक और हरिभाई किंकर ने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में जोधपुर में भंवरलाल सर्राफ ने मारवाड़ प्रजामंडल के नाम से की। यद्यपि इससे पहले जयपुर में श्री कपूरचंद पाटनी ने भी 1931 ईस्वी में एक प्रजामंडल की स्थापना की थी, किंतु राजनीतिक गतिविधियों में इसकी भागीदारी नहीं थी। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 ईस्वी से 37 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री ने जमनालाल बजाज की प्रेरणा से किया। आगे है दोस्तों भारतीय सिविल सेवा। लॉर्ड डलहौजी के समय यह निर्णय लिया गया कि सभी लोक सेवाएं एक शिक्षा परिषद द्वारा कराई गई खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरी जाएगी, जिसमें अंग्रेजी के ज्ञान को वरीयता दी जाएगी। 1853 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1854 ईस्वी में पहली बार लंदन में भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। पहली बार 1922 ईस्वी में लंदन और इलाहाबाद में एक साथ ICS इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा हुई। आगे दोस्तों स्टेट यूटरी सिविल सेवा में प्रांतीय सरकारों की सिफारिश के बाद वायसराय और भारत सचिव की अनुमति से उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती थी। ये नियुक्तियां सामान्यतः अच्छी सामाजिक स्थिति वाले परिवारों के नवयुवकों के लिए सीमित थी तथा इस सेवा का अनुपात एक वर्ष में नियुक्त सिविल सेवकों की कुल संख्या के 1/6 से ज़्यादा नहीं हो सकता था। स्टैट्यूटरी सिविल सेवा 1880 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु 1888 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। आगे है दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख नारे क्या क्या थे दोस्तों, आइए देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में कहे थे। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी का कथन था। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। इन्होंने ये राष्ट्रगान दोस्तों इन्होंने एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है, अमार सोनार बांग्लादेश का। आगे दोस्तों वेदों की ओर लौटो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का कथन है दोस्तों। हिंदुस्तान या पंडित मदन मोहन मालवीय BHU के संस्थापक का कथन है। आगे करो या मरो दोस्तों महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, करो या मरो। आगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये सर मोहम्मद इकबाल का कथन है, बहुत ही फेमस कथन है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, जय हिंद व दिल्ली चलो, यह सुभाष चंद्र बोस का कथन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का ही कथन है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बाल गंगाधर तिलक का कथन था दोस्तों। वी
वी हैव मेड ए ट्रायस्ट ट्रायस्ट विद डेस्टिनी। वी हैव मेड ए ट्रायस्ट विद डेस्टिनी जो है दोस्तों, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। आगे है राष्ट्रीयता एक धर्म है, यह अरविंद घोष का कथन है दोस्तों। ठीक है, आराम हराम है, ये चाचा जी का कथन है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही कथन है, आराम हराम है। आगे है दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर की पूजा है, यह हमारे स्वामी विवेकानंद का कथन है। एक और फेमस कथन है इनका, उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक तुम अपनी कामयाबी हासिल ना हो जाए, तब तक तुम संघर्ष करते रहो। चलिए कोई नहीं, वीडियो यहीं पे हमारा समाप्त होता है दोस्तों। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, इस वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब पढ़ते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू दोस्तों।